सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका और सभी पैनलिस्टों का और बहुजन संवाद की पूरी टीम को क्रांतिकारी सलाम। अ, ये सही बात है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से हाई प्रोफाइल बना पूरे देश में इस मामले की चर्चा हुई और पीड़ित परिवार के साथ जिस तरीके से अन्याय किया गया, तो निश्चित ही इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नजर आता है और सरकार जो है और सत्ताधारी दल आरोपियों को बचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तमाम सारे आवेदन जो हैं अंजना के द्वारा पुलिस को दिए जाते हैं, थाने से लेकर एसपी तक को दिए जाते हैं, डीआईजी को दिए जाते हैं, आईजी को दिए जाते हैं, और उसमें एक अंकित नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की बार बार बात की जाती है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और वो जो है बीजेपी का नेता होता है। तो इस तरीके से जो हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेताओं को जो इस पूरे मामले में मेन आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उनको बचाने का काम जो है सत्ताधारी दल ने किया। उनके खिलाफ एफआईआर सर्वप्रथम नहीं हुई और उल्टा आरोपी परिवार को, जो उल्टा पीड़ित परिवार को जो है आरोपी बना दिया जाता है। उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये लोग जो है आयतन अपराधी हैं, ये लोग जो है जहां बदमाश हैं, ये लोग जो है अशांति पैदा कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट पुलिस के भी आते हैं, बार बार आला अधिकारियों के आते हैं। एक एडिशनल एसपी थे, उनके भी इस तरीके के जो है बार बार स्टेटमेंट आते हैं, डीएसपी के स्टेटमेंट आते हैं। तो पूरा पुलिस महकमा भी जो है उस पीड़ित परिवार के खिलाफ काम करता है। अब इस पूरे मसले को जब शुरू से देखेंगे हम, सर्वप्रथम जो है बुंदेलखंड की जब हम सामाजिक संरचना देखेंगे, बुंदेलखंड आज भी जो है सामाजिक तौर पर आजादी से बाद का, संविधान लागू होने से बाद से पहले की स्थिति में जी रहा है और उसी तरीके से जातिगत भेदभाव आज भी जो है बुंदेलखंड में है और सामंतियों का वहां दबदबा उस बुंदेलखंड के अंदर है। और उसी के तहत इस परिवार के साथ शोषण हुआ। जो विष्णु नाम का जो लड़का है, जो पीड़िता का बड़ा भाई है, और उसके साथ किस तरीके से अभद्रता की जाती है, उससे पैर छिलवाए जाते हैं, उससे जो है सिर्फ ये देखते हुए कि वो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उससे माफी मंगवाई जाती है। उसके बाद जो है पैर छिलवाए जाते हैं। अंजना के साथ इस तरीके की बदतमीजी होती है, 15 साल की लड़की के साथ इस तरीके का मतलब दुर्व्यवहार होता है। वो थाने जाती है, उसकी एफआईआर नहीं होती है, वो एसपी ऑफिस जाती है, बार बार आवेदन देती है और तमाम सैकड़ों आवेदन जो है वो अपने उस संघर्ष के दौरान पुलिस को देती है, लेकिन उन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं होती है। और उसके भाई को मार दिया जाता है, छोटे भाई को मार दिया जाता है, सरेआम मार दिया जाता है। और उसके भाई को जब उसकी माँ बचाने जाती है, उसकी भाभी बचाने जाती है, तो उन्हें जो है निर्वस्त्र करने का काम किया जाता है। और बाद में इसमें हम देखें, जो एफआईआर इसमें दर्ज होती है, जो भाई को मारा गया, वो लगभग 12 बजे, 12:15 बजे उसकी जो है हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अत्यंत गंभीर रूप से घायल होता है और वो 12, 12:15 बजे मर जाता है। और 2 बजे जो है उस पर एफआईआर होती है, वो भी 302 में नहीं होती है, 307 की धारा में एफआईआर होती है मरने के बाद। तो किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है बीजेपी का होगा, सत्ताधारी दल का होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, तमाम मंत्री भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल है, पूरा दिल्ली तक का सिस्टम उसमें जो है सेट करके इन लोगों ने रखा होगा। और वो जो 13 लोग उस एफआईआर में होते हैं, बाद में वो उसमें धाराओं का इजाफा भी होता है और 13 लोग जो होते हैं, क्योंकि राजेंद्र उसका चाचा जो है इस पूरे मामले में, राजेंद्र उसमें गवाह होता है। और जिस दिन जो है उसके छोटे भाई की हत्या होती है अंजना के, उसी दिन राजेंद्र के घर पे हमला होता है और राजेंद्र के घर में तोड़फोड़ की जाती है, उसके पिताजी को मारा जाता है। राजेंद्र उस वक्त नहीं मिलता, लेकिन बाद में भी राजेंद्र की हत्या कर दी जाती है और राजेंद्र उसमें जो है मुख्य गवाह होता है। और वहां की जिला न्यायालय जो है, वहां का जिला न्यायालय उसको बरी कर देता है, उनको बरी कर देता है, सिर्फ साक्ष्यों के अभाव में बरी कर देता है। आप सोचिए कि एक लड़के की दिन दहाड़े हत्या हो गई, उसे आधे एक घंटे तक पीटा गया, इतने सारे लोगों ने पीटा, और उसके आरोपियों को बड़ी साक्ष्यों के अभाव में कर देना और सीसीटीवी फुटेजों का ना मिलना, ये एक संदिग्ध वाली हालत होता है। इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि इस पूरे मामले में हम लोग भी सीबीआई की जांच को लेकर
जो है मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने गया था पिछले साल, और मैंने भी इसमें उसके बाद ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी 2025 में कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस तरीके से अंजना की अपने चाचा के सबको घर लाते वक्त हत्या होती है, और पुलिस जो राजेंद्र उसके चाचा के जो माँ बाप उसमें गाड़ी में होते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस ने हमको जो है पानी पिलाने का काम किया, उसके बाद हम बेहोश हो गए, और उस जब हम होश में आए तो अंजना मर चुकी थी। तो आप सोचिए, जिस कोई एम्बुलेंस क्या खुली गाड़ी में वो लेके जा रहे थे, वो खुली एम्बुलेंस थी। ये तो इम्पॉसिबल है, एम्बुलेंस बंद होती है, गेट लगे रहते हैं, तो वो कैसे गाड़ी से गिर सकती है। तो वो चाचा, उसके चाचा के जो माँ बाप बोल रहे हैं, शायद वो घटना सत्य लगती है, और पुलिस जो है, पुलिस के साथ मिलकर सत्ताधारी दल के लोग और आरोपी जो है इस अंजना की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं और उसे मारने का काम करते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि इस पूरे जब इसके छोटे भाई की हत्या होती है, तो अंजना दूसरे ही दिन जाके एसपी ऑफिस में सुरक्षा का आवेदन देती है। सुरक्षा भी तैनात होती है, और उनके घर के सामने कैमरे भी लगाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंजना की मौत से पहले वो सुरक्षा हटा ली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता तो सरकार की दिखती है, सत्ताधारी दल के नेताओं की इसमें संलिप्तता दिखती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए, क्योंकि हमें थर्ड पर्सन बताते हुए हमारी पिटीशन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज करने का काम किया था। फिर जो दूसरी पिटीशन थी उस पर जो है ये डिसीजन हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये डिसीजन एक शानदार डिसीजन है। उम्मीद है कि उस पीड़ित परिवार को, जो पिछले 6-7 सालों से न्याय के लिए तड़प रहा है, घर के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और सरेआम हत्या हुई, और एक उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो पीड़ित परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। शायद सीबीआई जांच से स्थापित हो। हमने अपनी पिटीशन में एक मांग और की थी कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई जो है, अगर आगे जो भी सुनवाई हो वो स्पेशल कोर्टों में हो, ताकि अच्छे से न्याय जो है स्थापित हो सके। तो हम तो आज भी ये मांग कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट भी जो है इस मामले में बनना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश जो है गरीब वंचितों के अत्याचार का गढ़ बन गया है। अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हर दूसरे हर तीसरे दिन जो है कहीं ना कहीं गरीब वंचितों के, मजदूरों के, किसानों की जो है हत्या की, उनके शोषण की जो है खबरें हमारे सामने आ जाती हैं, न्यूज़ों पे हमें मिल जाती हैं, भिंड से लेके जो है बालाघाट तक। और देखें, हर एक प्रत्येक जिले में, हमने दमोह में देखा, सागर में ये घटना है, ये एक और घटना इससे पहले अभी हाल ही में सागर में हुई है। तमाम सारी जो है घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में हो रही हैं। तो इन सारी घटनाओं में ये सही है कि सत्ताधारी दल जो है सामंतियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, और वो सामंती जो है इन गरीब वंचितों पर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि अंजना को अब न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा। किसी भी घर के 3 सदस्यों का अचानक चले जाना, दिन दहाड़े चले जाना बड़ा ही दुखद होता है, और इस दुख की घड़ी से उनका परिवार निकलेगा।